बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम इस जो प्रीवियसली हमने लेक्चर को डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर तीन तरीकों से ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स की तरफ। अब हमने पहला तरीका पढ़ना है, द फर्स्ट वे इज बाइकार्बोनेट आयन, कि कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस की सूरत में ब्लड के अंदर मूव करती है, ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स की तरफ। तो बाइकार्बोनेट आयन को समझने के लिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को ड्रा कर दिया। तो दिस रेड लाइन शोज आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और यहाँ पे टिश्यू मौजूद है। हमें पता है कि जब रिस्पायरेशन होती है या मेटाबॉलिज्म होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये एक टिश्यू है, दिस इज ए टिश्यू, और इस टिश्यू के अंदर इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इस वक्त पार्शियल प्रेशर जो है वो 46 mm ऑफ Hg है। कहां पे? इन दिस टिश्यू, क्योंकि इस टिश्यू के अंदर इस वक्त रिस्पायरेशन ज्यादा हो गई। इस टिश्यू की सराउंडिंग में ब्लड जा रहा है, और उस ब्लड को जूम करके एक रेड ब्लड सेल को हमने यहाँ पे शो किया है। अब इस रेड ब्लड सेल के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, तो इस ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो डाइफ्यूजन होगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी इस टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता हुआ पहुंचेगा कहां पे? इस रेड ब्लड सेल के अंदर। इस रेड ब्लड सेल के अंदर ऑलरेडी वाटर मौजूद है, क्योंकि सेल है, सेल के अंदर वाटर, यू नो, इट इज प्रेजेंट इन द सेल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड रेडिली इस वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट। क्या चीज? बाइकार्बोनेट। इसको कहा जाता है कार्बोनिक एसिड। H2OCl3 इज कार्बोनिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड इज ए बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट है। अब चूंकि ये बाइकार्बोनेट H2CO3 जो है इट इज अनस्टेबल, ये टूट जाता है तो डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। तो आरबीसी के अंदर ही ये H2CO3 ये डिसोसिएट हो जाएगा किस चीज के अंदर? हाइड्रोजन आयन के अंदर और HCO3 नेगेटिव आयन के अंदर। अब डियर स्टूडेंट, आपने एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। देखिए मैंने इस रिएक्शन के अंदर इस एरोज शो करते हैं कि रिएक्शन क्या है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल। और ये वाला रिएक्शन भी क्या है? रिवर्सिबल। और यहाँ पे हमें पता है हर रिएक्शन को बॉडी के अंदर एक एंजाइम उसकी कैटालिसिस करता है, कैटालाइज करता है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम है? तो आपने याद रखना है कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2CO3। और अनस्टेबल है ये मॉलिक्यूल, तो ये हाइड्रोजन आयन में और HCO3 आयंस में क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। यहां तक हम समझ गए। अब मजीद थोड़ी सी इसकी डिटेल में जाते हैं। यहां पे मैंने इस आरबीसी को, इस सिचुएशन को यहां पे डिपिक्ट कर दिया, यहां पे बता दिया। अब आरबीसी के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एफिनिटी शो करता है हाइड्रोजन आयन के लिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, दिस इज हीमोग्लोबिन। आरबीसी को हमने लार्ज करके हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। इस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ क्या चीज लग रही है? हाइड्रोजन आयन लग रहे हैं। तो हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ आके मिल रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयन प्लस हीमोग्लोबिन क्या बना देगा? हीमोग्लोबिनिक एसिड। हीमोग्लोबिनिक एसिड बन जाएगा किस चीज से? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्लस हाइड्रोजन आयन क्या बना देंगे? ये बना देंगे हीमोग्लोबिनिक एसिड, ये बना देंगे। अब बात रहेगी किस चीज की? हाइड्रोजन आयन ने तो इस हीमोग्लोबिन के साथ बांड बना दी, हीमोग्लोबिनिक एसिड बना दिया। अब क्या चीज रह गई है? HCO3 आयंस रह गए। तो हमें पता है कि इस सेल के अंदर अब ये जो आरबीसी है या जो हीमोग्लोबिन है, इस सेल के अंदर क्या चीज है? इस सेल के अंदर अब HCO3 आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। HCO3 आयंस की कंसंट्रेशन क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रहे थे, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जब बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो बहुत सारे HCO3 आयंस बनेंगे। तो ये HCO3 आयंस की कंसंट्रेशन इनसाइड द आरबीसी, ये आरबीसी सेल्स है, इनसाइड द आरबीसी के अंदर क्या है? ज्यादा है। इसी तरह इस आरबीसी के अंदर आपको ये पोटेशियम आयंस भी नजर आ रहे हैं। तो इस आरबीसी के अंदर, किस चीज के अंदर? दिस होल इज आरबीसी,
दिस होल सेल हियर इज आरबीसी। इस आरबीसी सेल के अंदर हमें HCO3 आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम दिखाई दे रही है और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन भी मैक्सिमम है। और हमने एक बात पढ़ी है कि चीजें हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी। ये आरबीसी पड़ा कहां पे? आरबीसी डिफरेंट पड़ा है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। तो दिस ब्लैक लाइन जो आपको यहां पे मैंने डिपिक्ट किए हैं, दिस इज प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर क्या मौजूद है? रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कहां पे मूव करेगी? ये मूव करेगी प्लाज्मा में। कहां पे? डाइफ्यूजन होगी HCO3 आयंस की किस तरफ? प्लाज्मा की तरफ। और इस प्लाज्मा के अंदर क्लोराइड आयंस मौजूद हैं। क्या चीज मौजूद है? क्लोराइड आयंस। ये दो बातें आपने याद रखनी है कि इनसाइड द आरबीसी HCO3 की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, जबकि प्लाज्मा के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम है। प्लाज्मा के अंदर क्लोराइड नेगेटिव आयन जो है वो उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इनसाइड कम है। तो अब क्या होगा? अब जो हाइड्रोजन HCO3 आयंस हैं इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये प्लाज्मा की तरफ आएंगे। प्लाज्मा में ऑलरेडी सोडियम आयंस भी मौजूद है। तो एक इंपॉर्टेंट बात पॉइंट यहां पे याद रखना है कि सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा, while HCO3 एंड पोटेशियम आयंस आर प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी। आरबीसी के अंदर HCO3 आयन और पोटेशियम आयंस मौजूद हैं, प्लाज्मा के अंदर क्लोराइड आयन और सोडियम आयंस मौजूद हैं। तो ये HCO3 आयंस मूव करेंगे प्लाज्मा की तरफ, और ये क्लोराइड आयन कहां पे मूव करेंगे? ये क्लोराइड आयन मूव करेंगे इनसाइड द आरबीसी। यहां पे क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम, तो मैक्सिमम से अंदर की तरफ, और ये HCO3 के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा, तो प्लाज्मा आउटसाइड प्लाज्मा की तरफ। अब यहां पे आपने एक बात नोट की है कि आयंस का बैलेंस हो रहा है, आयंस का बैलेंस हो रहा है, और यही बैलेंस बफर कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? बफर। कि HCO3 आयन का मूव करना कहां पे? किसकी तरफ? प्लाज्मा की तरफ। और प्लाज्मा में मौजूद नेगेटिव आयन क्लोराइड आयंस वो मूव करेंगे इनसाइड द आरबीसी। तो नेगेटिव आयंस क्या हो रहे हैं? नेगेटिव आयंस जो हैं ये इनका बैलेंस हो रहा है। हमें पता है ब्लड की पीएच कितनी है? द पीएच ऑफ द ब्लड इज 7.4, और इस 7.4 पीएच जो है ये कांस्टेंट रहती है, मेंटेन रहती है। कैसे? इस बफर मैकेनिज्म की तरफ। इस बफर मैकेनिज्म में यहां पे आपको ये HCO3 आयन बाहर जा रहे हैं, तो ये आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, किस चीज की? आरबीसी की ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर स्पेशल सेल्स पड़े होते हैं। स्पेशल सेल्स से मुराद स्पेशल प्रोटीन्स पड़ी होती हैं आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में। वो क्या करती हैं? वो HCO3 आयन को प्लाज्मा में लेके आती हैं और बाहर से क्लोराइड आयन को इनसाइड द बॉडी लेके जाती हैं। इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को क्लोराइड शिफ्ट्स या हैमबर्गर्स फिनोमेना कहा जाता है। हैमबर्गर्स फिनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट्स क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन जो आरबीसी की मेम्ब्रेन में मौजूद होती है, वो HCO3 आयन को बाहर प्लाज्मा में लेके जाती है और प्लाज्मा में मौजूद क्लोराइड आयन को इनसाइड द आरबीसी लेके जाते हैं। इस प्रोसेस को हैमबर्गर्स फिनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट्स कहा जाता है, और इसी को बफर्स मैकेनिज्म भी कहा जाता है, और इसी प्रोसेस के जरिए से हमारी ब्लड की पीएच मेंटेन होती है। अब थोड़ा सा और मजीद मूव करते हैं। अब होगा क्या कि ये HCO3 आयन, अब ये HCO3 आयन कहां पे मूव कर रहे हैं? बाहर। तो बाहर क्या चीज मौजूद है? बाहर प्लाज्मा में सोडियम मौजूद है, तो HCO3 आयंस रिएक्ट करेगा सोडियम आयन के साथ। HCO3 आयन नेगेटिव आयन विल रिएक्ट विद सोडियम पॉजिटिव आयन, तो क्या बनाएगा? NaHCO3। NaHCO3, the HCO3 which moved from the RBC, यहां पे HCO3 पड़ा था, ये बाहर गया, इसकी डाइफ्यूजन, और बाहर कहां पे गया? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में क्या मौजूद था? प्लाज्मा में सोडियम आयन मौजूद था, तो सोडियम आयन प्लस HCO3 आयन विल फॉर्म NaHCO3 इन द ब्लड प्लाज्मा। जबकि हमने कहा था क्लोराइड आयन अब क्या मूव करेंगे? क्लोराइड आयन अब यहां पे पड़े हुए थे, तो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में ज्यादा थी, तो ये प्लाज्मा से कहां पे चले गए? इनसाइड द आरबीसी। और इनसाइड द आरबीसी पोटेशियम आयन भी पड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमने पढ़ा, दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन दे विल फॉर्म KCl। तो इनसाइड द आरबीसी KCl बन जाएगा, और इन आउटसाइड द आरबीसी यानी इन द प्लाज्मा क्या चीज बन जाएगी? NaHCO3। तो इसी तरह से ये बफर का मैकेनिज्म चलता रहता है, और आयंस की कंसंट्रेशन जो है या मूवमेंट जो है वो बैलेंस होती रहती है, तभी ब्लड की पीएच जो है वो 7.4 पे मेंटेन होती है। अच्छा, अब ये प्रोसेस, अब हम आते हैं किसकी तरफ? ये प्रोसेस तो हमने पढ़ लिया, टिश्यूज के सराउंडिंग कैपिलरीज या ब्लड वेसल में हो रहा है। अब ये ब्लड मूव करता हुआ आएगा कहां पे? लंग्स में। अब हम यहाँ पे लंग्स को डिपिक्ट किया हुआ है, दिस होल स्ट्रक्चर जो है, ये सारा प्रोसेस हमने कहां पे डिपेंड किया हुआ है? इनसाइड द लंग्स। अब तो ये सराउंडिंग कैपिलरीज है लंग्स की, ये सराउंडिंग कैपिलरीज है किस चीज की? लंग्स की।
अब ये कैपिलरीज हैं सराउंडिंग, और इसके अंदर अब क्या चीज है, इनके अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद है और इनके अंदर HCO3 आयन भी मौजूद है, हाइड्रोजन आयन और HCO3 आयन। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है 46 है, और इनसाइड द एल्वियोलस कितना है, इनसाइड द एल्वियोलस 40 है। तो चूंकि पार्शियल प्रेशर से भी क्या यहाँ पे का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, एल्वियोलस के अंदर पार्शियल प्रेशर कम, तो हाई से लो प्रेशर की तरह डिफ्यूजन करेगा। और इसको कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में मौजूद है, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। कौन सा आयन है, हाइड्रोजन आयंस और HCO3 आयंस, हाइड्रोजन आयंस और HCO3 आयंस। तो ये हाइड्रोजन आयंस और HCO3 आयंस अंदर मूव करेंगे, कहां पे, इनसाइड एल्वियोलस। तो ये हाइड्रोजन आयन इनसाइड मूव किया और HCO3 आयन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया, बाइकार्बोनेट आयन H2CO3, क्या बनाया, H2CO3। इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन रिवर्सेबल हुआ, रिवर्स हुआ। मैंने पहले आपको कहा था कि ये रिएक्शन रिवर्सेबल है, क्या है, ये रिएक्शन रिवर्सेबल है। तो लंग्स के अंदर ये रिवर्स हो जाएगा ये रिएक्शन। पहले H2CO3 ब्रेक डाउन होता था H आयन में और HCO3 आयन में। अब चूंकि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इन कैपिलरीज के अंदर ज्यादा है और एल्वियोलस के अंदर कम है, तो ये रिएक्शन अपोजिट हो जाएगा। कैसे अपोजिट होगा कि हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करेगा HCO3 आयन के साथ, क्या चीज बन जाएगी, H2CO3। और H2CO3 क्या है, H2CO3 जो है ये फिर क्या बना देगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा किस चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो इसी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर रिलीज होगी। ये हमने पहला तरीका पढ़ लिया, पहला वे था। दूसरा वे क्या है, दूसरा वे है एस कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, एस कार्बोऑक्सी, और ये कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन 23% कार्बन डाइऑक्साइड इस मेथड से, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन के मेथड से ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या, आसान सी बात है, ये हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाया है। ये क्या चीज है, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। और हमें पता है हीमोग्लोबिन के अंदर क्या चीज मौजूद है, आयरन भी मौजूद है, और आयरन को सराउंड किया होता है प्रोटीन्स की चेन्स ने। किस चीज है, प्रोटीन्स की चेन। और ये कौन से प्रोटीन्स है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। राउंड, आपको राउंड नजर आ रहे हैं, इस वजह से इनको ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसलिए कहा कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। कौन से प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। तो इन ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ, ये प्रोटीन वाले हिस्से के साथ आप देख रहे हैं क्या चीज लग रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन्होंने मिलकर यानी ग्लोबिन पार्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, दिस इज आल्सो द ग्लोबिन पार्ट, दिस इज आल्सो ग्लोबिन एंड दिस इज आल्सो। इस ग्लोबिन पार्ट के साथ क्या चीज मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है, क्या चीज बनेगी, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी जब ये भी पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो मूव करेगी, डिफ्यूज करेगी कहां पे, कम कैपिलरी, जो ऐसी कैपिलरीज है, ऐसी ब्लड वेसल जहां पे पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो मूव करते करते इस मेथड से 23% कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स की तरफ मूव कर लेती है। थर्ड मेथड जो है वो है एज डिसॉल्व फॉर्म। डिसॉल्व फॉर्म कितने परसेंट, मेरे स्मॉल 7% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, ब्लड के अंदर स्विम करते हुए पहुंचती है कहां पे, लंग्स पे। एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, जो है ऑक्सीजन स्पेरिकली सॉल्युबल है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के मुकाबले में ज्यादा सॉल्युबिलिटी शो करती है कहां पे, वाटर के, ये ब्लड के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे मूव करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। थैंक यू।